हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट के सेकंड चैप्टर डीसी सर्किट एंड मेजरमेंट से 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का फोर्थ पार्ट। इसके पहले हम लोगों ने इसके 3 पार्ट स्टडी कर चुके हैं। यदि किसी ने अभी तक वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और आई बटन पर क्लिक करके भी देखा जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, विट स्टोन ब्रिज वेटर देन द अदर मेथड्स ऑफ मेजरिंग रेजिस्टेंसेज? ए, इट इज ए नल मेथड। बी, इट हैज 4 रजिस्टर आर्म्स। सी, it is based on Kirchhoff's law. D, it does not involve Ohm's law. Option A is the correct option. इट इज ए नल मेथड। तो जो व्हीटस्टोन ब्रिज होते हैं क्या होते हैं? ये नल मेथड पर होते हैं। और नल मेथड का मीनिंग क्या होता है? जो गल्वानोमीटर होगा उसमें कोई भी करंट नहीं फ्लो होगी। जो हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज होता है वो क्या होता है? वहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं? तो वहाँ पर हमारे पास 4 आर्म्स होते हैं। इस प्रकार 4 आर्म्स होते हैं, ठीक ना। यहाँ पर रेजिस्टेंस कनेक्ट है, यहाँ रेजिस्टेंस कनेक्ट है, यहाँ रेजिस्टेंस कनेक्ट, यहाँ पर जब हमारे पास व्हीटस्टोन वैलेंस कंडीशन में होता है तो ये हमारे पास क्या होता है? ए, बी, सी और डी होता है। तो यहाँ पर पोटेंशियल और इस पॉइंट पे पोटेंशियल जो होता है वैल्यू सेम हो जाता है। जब हमारे पास बी और डी पर पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो पॉइंट बी और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। जब पोटेंशियल डिफरेंस वैल्यू 0 हो जाएगी तो इस बीडी लाइन में हमारे पास कोई करंट नहीं फ्लो होगी। और इसी में तो गल्वानोमीटर कनेक्टेड होते हैं। मीन्स गल्वानोमीटर में कोई करंट नहीं फ्लो होगी। कब? जब ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज वैलेंस कंडीशन में होगा। तो यानी क्या हुआ? नल मेथड। यानी हमारे पास जो ये ऑपरेटर्स है रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करना का, वो किस पर बेस्ड है? नल मेथड पर है। यानी नल मेथड में हमारे पास क्या होते हैं? एग्जैक्ट वैल्यू मिलते हैं, एक्यूरेट वैल्यू मिलते हैं, एक्यूरेसी बहुत ही हाई होती है, ठीक ना। इसलिए क्या होते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करते हैं क्या? अदर मेथड के कंपेरिजन में। हम इसे ये वेटर क्यों मानते हैं? वेटर इसलिए मानते हैं इसमें कोई भी रेजिस्टेंस से क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। इसलिए क्या हुआ? ये जो एक्यूरेट वैल्यू कैलकुलेट करेगा, क्या करेगा? ये वैल्यू जो कैलकुलेट करेगा उसकी एक्यूरेसी वेरी लार्ज होगी। क्वेश्चन नंबर 32, विच एरर इज रिमूव्ड व्हेन द known and unknown resistances are interchanged in a meter bridge? A, percentage error. B, measurement error. C, end error. D, index error. Option C is the करेक्ट ऑप्शन, एंड एरर। तो जो हमारे पास यहाँ पर होते हैं मीटर ब्रिज, तो मीटर ब्रिज में होता क्या? जो हम यहाँ पर वायर यहाँ पर 1 मीटर यूज करते हैं तो यहाँ पर एक कापर स्ट्रिप लगाते हैं, यहाँ पर कापर स्ट्रिप लगाते हैं, ठीक। इसके साथ साथ हमारे पास जो रेजिस्टेंसेज, अननोन रेजिस्टेंसेज और रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्टेड होते हैं, यहाँ भी कापर स्ट्रिप्स लगे होते हैं, ठीक। तो फिर क्या करते हैं? हम एक बार नोन को और एक बार अननोन को क्या करते हैं? इंटरचेंज करते हैं। इससे क्या होता है? जो एंड एरर होता है, जो एंड एरर होता है वो रिमूव्ड कर दिया जाता है। इसलिए कहा गया है which error is removed when the known and unknown resistances are interchanged। तो हमारे पास इस केस में क्या होते हैं? जो एंड एरर होते हैं, जो एंड एरर होते हैं वह रिमूव कर दिए जाते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33, इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ पोटेंशियोमीटर द वैलेंस पॉइंट देयर इज नो करंट इन द ए गल्वानोमीटर, बी पोटेंशियोमीटर सर्किट, सी मेन सर्किट, डी बोथ मेन एंड गल्वानोमीटर सर्किट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। यानी हमारे पास ऑप्शन क्या है? दिख रहा है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। यानी जो पोटेंशियोमीटर जब होता है बैलेंस कंडीशन में होता है, बैलेंस पॉइंट में होता है, तो वहाँ गल्वानोमीटर में क्या होता है? 0 करंट फ्लो होती है, 0 डिफ्लेक्शंस मिलता है। मीन्स यहाँ पर भी हमारे पास जो पोटेंशियोमीटर है ये भी क्या होता है? नल मेथड से इसका एक्सपेरिमेंट होता है। जो वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, ईएमएफ को कंपेयर करते हैं या इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ये भी किस पे बेस्ड है? ये भी नल मेथड पे। नल मेथड मीन्स जब हमारे पास ये ब्रिज जो होगा बैलेंस कंडीशन में होगा तो वहाँ पर गल्वानोमीटर में कोई करंट नहीं फ्लो होगी। अब जब गल्वानोमीटर में कोई करंट नहीं फ्लो होगी तो वहाँ पर क्या होगा? एक्यूरेसी मैक्सिमम मिलेगी। यानी यहाँ पर हमारे पास जो ये कॉन्सेप्ट दिख रहा है क्या है? जो पोटेंशियोमीटर का एक्सपेरिमेंट में क्यों है? इसलिए है कि यहाँ पर गल्वानोमीटर में नल मेथड का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड बाई ए increasing the EMF of the cell, B decreasing the length of potentiometer wire, C increasing the length of potentiometer wire, D none of these। Option C is the correct option।
इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। तो जैसा हम जानते हैं जो सेंसिटिविटी होती है वो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट। जो सेंसिटिविटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट होते हैं। अब हम क्या करेंगे, जब यहाँ पर जो पोटेंशियोमीटर वायर्स होते हैं इसकी वैल्यू जब इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, जो हमें यहाँ पर पोटेंशियल ग्रेडियंट मिलती है वैल्यू, पोटेंशियल ग्रेडियंट मीन्स पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। तो क्या होते हैं, जो हम पोटेंशियोमीटर वायर का यूज करते हैं वहाँ पर हम 4 मीटर से लगाए 12 मीटर तक का वायर का यूज करते हैं। तो 4 मीटर पे जब यूज करेंगे तो पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 4 मीटर पर ही मिलेगा। लेकिन हम 12 मीटर का यूज कर देंगे तो पोटेंशियल पर यूनिट कितना वायर हो जाएगा, 12 मीटर हो जाएगा। यानी जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा उसकी वैल्यू स्मॉलर हो जाएगी, तो सेंसिटिविटी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। यानी जो सेंसिटिविटी होती है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसलिए क्या करते हैं, जो पोटेंशियोमीटर होते हैं उसकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, जो वायर का यूज करते हैं वो बहुत ज़्यादा लार्ज रखते हैं, मीन्स 4 मीटर्स लगाए 12 मीटर रखते हैं। ठीक, तो हम पोटेंशियोमीटर की जो सेंसिटिविटी होती है वो कैसे इंक्रीज करते हैं, तो जो पोटेंशियोमीटर वायर होते हैं उसकी वैल्यू को इंक्रीज करते हैं। मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन, द इफेक्ट ऑन नल डिफ्लेक्शन ऑफ गल्वानोमीटर व्हेन द रेडियस ऑफ द वायर इज ट्रिपल्ड। ए, नो चेंज, बी, बिकम्स हाफ, सी, बिकम्स 1/3, डी, थ्राइस द ओरिजिनल वैल्यू। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, नो चेंज। तो जो हमारे पास ये गल्वानोमीटर की जो नल डिफ्लेक्शन की वैल्यू होती हैं ये जो हमारे पास वायर यूज किए जाते हैं वायर के रेडियस पे डिपेंड नहीं करती हैं। जैसा हम जानते हैं कि जो गल्वानोमीटर होती है नल डिफ्लेक्शन के केस में क्या होते हैं, सर्किट में करंट की वैल्यू जीरो हो जाती है। जब सर्किट में करंट की वैल्यू जीरो हो गया तो जो हमारे पास वायर है, वायर का रेडियस हम कुछ भी रखेंगे उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाले हैं, ठीक ना। तो जो नल डिफ्लेक्शन हमारे पास मिलते हैं वो वायर का रेडियस हम 1 मीटर रखें, 2 मीटर रखें या 1 मिलीमीटर रखें, 1 माइक्रोमीटर रखें, कुछ भी रखें, ठीक ना, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाले हैं। देयरफॉर ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 36, द पर्पज ऑफ ए रियोस्टाट इज ए, इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट ओनली, बी, डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट ओनली, सी, इंक्रीज और डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, डी, नन ऑफ दीज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, इंक्रीज और डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। तो जो रिस्टार्ट होता है, रिस्टार्ट जो होता है वो होता क्या है, इसका हम सिंबल ऐसे यूज करते हैं, ठीक ना। ये हमारे पास सिंबल यूज होते हैं और हम यहाँ पर इसको एरो बना के यहाँ पर ड्रा करते हैं। ये हमारे पास एरो होता है, ठीक, और इस सर्किट में, ठीक। इसका मीनिंग होता है, ये होता क्या है, तो रिस्टार्ट एक प्रकार का वेरिएबल रजिस्टर है, वेरिएबल रजिस्टर है। यानी ये क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू का वेरिएबल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो सर्किट में हमें जैसे करंट की रिक्वायरमेंट होती है, अगर हमें क्या करना है, करंट की वैल्यू ज़्यादा चाहिए तो रिस्टार्ट से रेजिस्टेंस वैल्यू हम क्या करते हैं, कम कर देते हैं। जब रिस्टार्ट से रेजिस्टेंस वैल्यू डिक्रीज करेगी तो करंट वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा, ठीक। और अगर हमें सर्किट में लेस करंट चाहिए तो फिर क्या करते हैं, रिस्टार्ट से रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ा देते हैं। यानी हमारे पास क्या दिख रहा है, जो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ करंट है वो रिस्टार्ट से हेल्प से इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है। देयरफॉर ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 37, टू डिटेक्ट द flow of current, a head telephone earpiece is used instead of A, ammeter, B, galvanometer, C, multimeter, D, voltmeter। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, गल्वानोमीटर। तो यहाँ पर हेडफोन या टेलीफोन की बात यूज किया गया है। एक्चुअल में हम यहाँ पर जब व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर हम जानते हैं 4 आर्म्स होते हैं। क्या होते हैं, 4 आर्म्स होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, गल्वानोमीटर लगा होता है। हम गल्वानोमीटर में क्या करते हैं, जो करंट फ्लो होती है उसको डिफ्लेक्शंस को देखते हैं। लेकिन इसी के जब एडवांस वर्जन में आते हैं, ठीक ना, तो हमारे पास विंस ब्रिज, एंडरसन ब्रिज, रॉबिन्सन ब्रिज, नंबर आपके ब्रिज होते हैं, ठीक ना। इन सब में पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, गल्वानोमीटर को हटा करके हम क्या करते हैं, हेडफोन का यूज करते हैं, ठीक ना। एक हेड टेलीफोन ईयरपीस का यूज करते हैं, जिससे में क्या होता है, जो सर्किट में रेजोनेंस होते हैं, जो रेजोनेंस होते हैं, तो रेजोनेंस साउंड को सुनने के लिए यूज किया जाता है, ठीक ना। तो हम इंस्टीड ऑफ कहा, यानी किसके प्लेस पे यूज करते हैं, तो गल्वानोमीटर के प्लेस पे तो यूज करते हैं। यहाँ पर जो गल्वानोमीटर लगा होता है उसको हम हटा करके रख देते हैं, किसको, तो हेडफोन का यूज करते हैं, ठीक। देयरफॉर ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38, द सेंसिटिविटी ऑफ द मीटर ब्रिज इज at the peak when all the register have the resistances A, 0, B, infinite, C, different order, D, same order। Option D is the correct option,
सेम आर्डर। तो जो हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज होते हैं या मीटर ब्रिज होते हैं, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि मीटर ब्रिज का जो प्रिंसिपल होता है वो किस पे बेस्ड होता है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज पर होता है। वैलेंस कंडीशन क्या होते हैं, जब हमारे पास यह जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, हम यहाँ पर देखें कुछ इस प्रकार का हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, ठीक। अब यहाँ पर जो रजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं, अगर सभी की वैल्यू क्या हो जाए, इक्वल मिल जाए, इक्वल मिल जाएगा तो होगा क्या, तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, तो उस केस में मिलेगा P/Q इज इक्वल टू R/S, ठीक ना। अगर इसकी वैल्यू सेम मिल जाती है, आर्डर हमारे पास सेम हो जाता है, इक्वल हो जाता है, तो वहां पर जो सेंसिटिविटी होती है किसकी, मीटर ब्रिज की, जो मीटर ब्रिज की सेंसिटिविटी होती है वो मैक्सिमम मिलती है हमको, ठीक ना। तो इसलिए क्या कह सकते हैं, जो हमारे पास मीटर ब्रिज को अगर मैक्सिमम सेंसिटिव चाहिए, उसकी सेंसिटिविटी को मैक्सिमम रखना होता है, तो जो हम रेजिस्टेंस 4 आर्म्स होते हैं जो हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज का है या मीटर ब्रिज का है, तो उसका जो रेजिस्टेंस हमको मिलते हैं उसको क्या करना होता है, सेम आर्डर में रखना होता है। देयरफॉर ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ए, व्हीटस्टोन ब्रिज इज maximum sensitive when all the four resistances are of same order. B, on interchanging the position of cell and galvanometer in Wheatstone bridge, the balance of bridge is affected. C, Kirchhoff's first law shows conservation of charge. D, rheostat can be used as potential divider. ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन में कहा कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो हमें ऑप्शन ए, सी और डी जो दिख रहे हैं ये सब के सब क्या करेक्ट हैं। यानी जो व्हीटस्टोन ब्रिज होते हैं मैक्सिमम सेंसिटिव कब मिलते हैं, जब उसके 4 आर्म्स जो रेजिस्टेंस वो सेम आर्डर में होते हैं। जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 38 ही देखें, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 38 देखें, ठीक ना, ये तो क्वेश्चन था, यानी हमारे पास क्या होना सेम आर्डर है, यानी ऑप्शन ए जो करेक्ट है, ठीक। सी क्या दिख रहा है, किरचॉफ्स जो फर्स्ट लॉ होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ही कहलाता है, ठीक, ये भी करेक्ट है। और जो रियोस्टाट्स होता है उसे हम पोटेंशियल डिवाइडर की तरह ही यूज करते हैं, यानी ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन बी जो दिख रहा है यही इनकरेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन, यानी हमारे पास जो इनकरेक्ट पूछा हुआ है तो ऑप्शन बी जो है वह इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40, टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल व्हेन बैलेंसिंग पॉइंट इज ऑब्टेन्ड, द करंट इन द पोटेंशियोमीटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए, the cell whose internal resistance is to be determined. B, battery in secondary circuit. C, cell and the battery of secondary circuit both. D, neither from cell nor from battery. Option B is the correct option, battery in secondary circuit.